उनका मुंह किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। घर के लोग कह रहे थे कि दादाजी की कोई अधूरी इच्छा है, इसलिए उन्हें जल्दी में दफनाना ठीक नहीं होगा। लेकिन बड़े ताऊ बोले कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने दूसरे ताऊ से कहा कि गर्म तौलिया लाकर दादाजी के मुंह पर रखो। 4 तौलिए बदलने के बाद जाकर उनका मुंह तो बंद हुआ, मगर एक तरफ टेढ़ा हो गया। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। रात में बड़े ताऊ और दूसरे ताऊ बारी बारी से शव के पास पहरा देते रहे, जबकि मेरे पिता दादाजी के सामने घुटनों के बल बैठे रहे। तीसरे दिन रात को जब दादाजी को दफनाने ले जाने की तैयारी हुई तो पंडित ने कहा कि आखिरी बार सब लोग उनका चेहरा देख लें। लेकिन जैसे ही ताबूत खोला गया, सबकी सांस अटक गई। दादाजी का मुंह पहले से भी ज्यादा खुला हुआ था। ये देखकर पंडित भी घबरा गया और बोला, अब देर मत करो, जल्दी इन्हें दफना दो। उस रात गांव के ताकतवर आदमी ताबूत उठाने आए। पंडित के इशारे पर 4 आदमी पूरी ताकत लगाकर ताबूत उठाने लगे, लेकिन ताबूत जरा भी नहीं हिला। सब घबरा गए और आपस में बातें करने लगे। मेरे पिता ने बदनामी के डर से 2 और लोगों को बुलाया। अब 6 लोग मिलकर कोशिश करने लगे, फिर भी ताबूत नहीं उठा। तभी पंडित ने पिता और दोनों ताऊओं को बुलाकर पूछा, क्या बुजुर्ग की कोई अधूरी इच्छा रह गई थी? तीनों बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कुछ याद नहीं आया। आखिर मेरे पिता ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, पिताजी, अगर आपकी कोई इच्छा बाकी है तो सपने में बता देना, ऐसे मत रुकिए, हम सब डर गए हैं। अजीब बात यह हुई कि जैसे ही पिता ने ये कहा, जिस ताबूत को 8 लोग भी नहीं उठा पा रहे थे, उसे अब 6 लोगों ने आसानी से उठा लिया। बड़े ताऊ ने तुरंत सबको पहाड़ की तरफ चलने को कहा। पूरे रास्ते पिता डरते रहे कि कहीं दादाजी फिर नाराज न हो जाए, लेकिन आखिरकार दफनाने का काम पूरा हो गया। घर लौटने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने तुरंत डांटते हुए कहा, अंतिम संस्कार के पहले दिन रोते नहीं, वरना मरने वाला इंसान इस दुनिया को छोड़ नहीं पाता। उस रात मैं उसी कमरे में सोया जहाँ पहले दादाजी सोया करते थे। आधी रात को मुझे लगा जैसे वो अभी भी मेरे पास हैं। मेरी आंखों में फिर आंसू आने लगे, लेकिन माँ की बात याद करके मैंने खुद को रोक लिया। तभी नींद और जाग के बीच मैंने देखा दादाजी कमरे में अंदर आए। वो पहले की तरह मेरे बगल में लेट गए। उनका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरा हाथ उनके मुंह के अंदर था। मैं सपना नहीं देख रहा था। दादाजी सच में लौट आए थे, लेकिन उन्हें तो दफना दिया गया था। कुछ देर बाद बड़े ताऊ दौड़ते हुए आए। दादाजी की लाश देखकर गुस्से में चिल्लाने लगे, कौन हरामजादा कब्र खोदकर लाश निकाल लाया? फिर दूसरे ताऊ भी पहुंचे और धीरे से पूछा, अब क्या करें? बड़े ताऊ बोले, क्या करेंगे? सुबह होने से पहले इन्हें फिर से दफना दो और किसी को खबर मत लगने देना। मुझे गांव के किनारे रहने वाले चेन काका को बुलाने भेजा गया। मैं डरते डरते उनके घर पहुंचा और सारी बात बताई। वो भी चिंता में पड़ गए और अपने साथ एक औजार लेकर हमारे साथ कब्रिस्तान चले। जब हम वहां पहुंचे तो बड़े ताऊ लोग पहले से मौजूद थे। मैंने दादाजी की कब्र ध्यान से देखी। कब्र ऊपर से टूटी हुई नहीं थी, बस ऊपर एक छोटा सा छेद था जिससे मुश्किल से कोई आदमी अंदर बाहर जा सकता था। मैं पास जाकर देखने ही वाला था कि दूसरे ताऊ ने मुझे तुरंत घर लौटने को कहा। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन डर के मारे वापस आ गया। सुबह तक सब काम निपट गया। फिर घर में चेन काका को खाना खिलाया गया, लेकिन पूरे समय उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर बड़े ताऊ ने पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम कुछ छिपा रहे हो? तब चेन काका धीरे से बोले, मेरी मानो तो किसी अच्छे पंडित से दोबारा ये कब्र दिखवा लो। इस कब्र में कुछ गड़बड़ है। दूसरे ताऊ ने पूछा, क्यों? चेन काका बोले, अगर कोई चोर बाहर से कब्र खोदा तो गड्ढा ऊपर से बड़ा और अंदर जाते जाते छोटा होता, लेकिन तुम्हारे पिता की कब्र में उल्टा है। अंदर का हिस्सा बड़ा है और बाहर का छोटा। मतलब ये रास्ता बाहर से अंदर नहीं खोदा गया, बल्कि अंदर से बाहर निकला गया है। ये सुनते ही गर्मी के मौसम में भी सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। खाना खत्म होने के बाद जब चेन निजियांग चला गया तो दूसरे चाचा बोले कि वे कस्बे में किसी से मिलने जा रहे हैं। लगता था कि वे उसी फेंग शुई मास्टर को ढूंढने गए हैं जिसका जिक्र चेन ने किया था। रात को खाने के समय बड़े चाचा ने सबको बताया कि आज रात वे कब्रिस्तान में पहरा देंगे, ताकि पता चल सके कि आखिर कौन इतना निर्दयी है जो पिता की कब्र खोद रहा है। आखिर वह मेरे दादाजी की कब्र थी। मैं कैसे चुप बैठ सकता था? पिताजी ने मेरा दृढ़ रवैया देखा तो कुछ नहीं कहा। रात का खाना खाने के बाद हम तीनों दादाजी की कब्र पर पहुंचे। तब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। बड़े चाचा और पिताजी ने थोड़ी दूर एक अलाव जलाया। वह ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत बनाए रखने के लिए था। दादाजी की कब्र शांत खड़ी थी, बिल्कुल किसी सामान्य कब्र की तरह। समय धीरे धीरे बीता रहा। बड़े चाचा और पिताजी इधर उधर की बातें कर रहे थे। कभी तो उनकी बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल भी नहीं खाती थी। अचानक मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत पलटा और जोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। बड़े चाचा और पिताजी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पिताजी बोले कि वे जाकर देखते हैं। उन्होंने मुझे और बड़े चाचा को वहीं रुकने को कहा और हाथ में जलती लकड़ी लेकर अंधेरे की तरफ बढ़ गए। मैं और बड़े चाचा अलाव के पास खड़े होकर उनकी जाती हुई परछाई देखते रहे। मन घबराने लगा। तभी दूर से पिताजी की आवाज आई, रुक जा, भाग मत। इसके तुरंत बाद वे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। उनके हाथ की आग की हल्की रोशनी हमसे दूर होती गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। मैं और बड़े चाचा अलाव के पास इंतजार करते रहे। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन पिताजी वापस नहीं लौटे। अब हम सचमुच घबराने लगे। बड़े चाचा उठे और बोले, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। अगर आधे घंटे में मैं भी वापस ना आऊँ तो तुम घर चले जाना। उनके जाने के बाद कब्रिस्तान में सिर्फ मैं अकेला रह गया। मैं इतना डरा हुआ था कि इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस लगातार आग में लकड़ियां डालता रहा ताकि यह आखिरी रोशनी भी बुझ न जाए। मैं हर थोड़ी देर
में मोबाइल निकालकर समय देखा। देखते देखते रात के 11 बज गए। बड़े चाचा गए हुए भी 20 मिनट हो चुके थे। घोर अंधेरे में मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे हल्की सरसर की आवाज सुनाई दी और वह आवाज दादाजी की कब्र की तरफ से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट कब्र की तरफ घुमाई और जो देखा उससे मेरी धड़कन लगभग रुक गई। दादाजी की कब्र के ऊपर से एक सिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा। मैं डर के मारे जोर से चीखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा था। माँ मेरे पास बैठी धीरे धीरे रो रही थी। बड़े चाचा और दूसरे चाचा दरवाजे के पास बैठे लगातार सिगरेट पी रहे थे, लेकिन पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मुझे कुछ एहसास हुआ और मैंने घबरा कर पूछा, पापा कहाँ हैं? बड़े चाचा ने कमर से एक जूता निकाला और बोले, कल रात कुछ दूर जाने पर हमें तुम्हारे पिताजी का जूता मिला, लेकिन आदमी नहीं मिला। फिर तुम्हारी चीख सुनाई दी तो मैं वापस भागा। उसी समय तुम्हारे दूसरे चाचा भी वहाँ पहुँच गए। फेंग शुई मास्टर आने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने कहा कि तुरंत वापस जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी लौटा, लेकिन रास्ते में भटक गया। जब पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। उनकी बात सुनकर मैं बिस्तर से कूद पड़ा और पिताजी को ढूंढने जाने लगा। बड़े चाचा ने मुझे पकड़ लिया और बोले, सुन जी अंकल पूरे गांव के लोगों को लेकर पहाड़ों में खोज कर रहे हैं, तू मत जा। तेरे पिताजी का अब सिर्फ तू ही सहारा है। तभी एक अनजान मध्यम उम्र का आदमी आंगन में आया। दूसरे